नमस्कार। आज हम YouTube चैनल पर पिछला हमारा जो वीडियो जो बना था उसमें हमने चर्चा की थी संसद की विभिन्न शक्तियों के बारे में। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार और शक्तियां कौन कौन सी हैं। वैसे तो जो संसद की शक्तियां थी वही शक्तियां लोकसभा राज्यसभा के पास है, क्योंकि इन्हीं दो सदनों से मिलकर ही संसद का निर्माण हुआ है। तो लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी है जिसमें लोकसभा की स्थिति मजबूत है और कुछ एक दो अधिकार ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा की स्थिति मजबूत है। हम उसके बारे में विशेष रूप से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा की जो विधायी शक्ति है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें एक कहा गया है, संविधान ने ये व्यवस्था की है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं या राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ये दोनों सदनों के जो सदस्य हैं ये मिलकर संघ सूची, राज्य संवर्ती सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची में वर्णित जो विषय हैं उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। इन सब के अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसके संबंध में भी अधिकार लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के पास है। जो महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं, जैसे साधारण विधेयक हैं, अविधीय विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, ये विधेयक जो हैं ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से प्रस्तावित या अनुमोदित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएंगे। तो विधायी शक्ति में हमने ये समझा है कि संघ सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों से संबंध में कानून निर्माण संबंधी जो अधिकार है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के पास है। इसके साथ साथ जो भी साधारण विधेयक है, अविधीय विधेयक है, वित्त विधेयक है और संविधान संशोधन जो विधेयक है, ये सभी प्रकार के विधेयक दोनों सदनों से स्वीकृति के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएंगे। ये किसी भी विधेयक क्या होता है? विधेयक देखिए आप, देखिए एक शब्द मसौदा, मसौदा के बाद में विधेयक और विधेयक के बाद में कानून या अधिनियम। मसौदा क्या होता है कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कानून निर्माण का कार्य या देश के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना है या नीति निर्माण करना है, इन सब का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। तो सरकार जो है वह सरकार संसद के अंदर किसी योजना या नीतियों से संबंधित प्रस्ताव रखती है। तो प्रस्ताव रखने से पहले केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री जो है, उनकी बैठक होगी। उस बैठक में जिस विषय के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है, जिसका प्रस्ताव रखा जाता है, तो उस बैठक में जो प्रस्ताव जिस विषय के संबंध में लाया गया है वह प्रस्ताव कहलाएगा मसौदा। उसके ऊपर कैबिनेट के सारे सदस्य मिलकर अपनी बातचीत करेंगे, अपने विचार रखेंगे। उस बैठक में उस मसौदे को स्वीकृति के बाद ही वह प्रस्ताव संसद की बैठक में रखा जाएगा। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों सदनों में उस मसौदे पर, प्रस्ताव पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो जिस समय वह मसौदा सदन में या संसद में रखा जा रहा है तब वह मसौदा जाना जाएगा विधेयक के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? विधेयक के नाम से। उस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति के बाद में जब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, तब हस्ताक्षर होने के बाद में वो विधेयक किसमें बदल जाएगा? कानून या अधिनियम में। विधेयक के कानून और अधिनियम में बदलने के बाद ही वह पूरे देश में एक समानता से क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। तो ये मसौदा, विधेयक और कानून या अधिनियम है। अगली जो शक्ति है वो संविधान संशोधन शक्ति। संविधान अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास है। राज्य विधानमंडल के पास ये अधिकार नहीं है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। अगली शक्ति है वित्तीय शक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय शक्ति संविधान के द्वारा वित्त संबंध में जो अधिकार दिए गए हैं या वित्तीय शक्तियों के संबंध में जो स्थिति है वो लोकसभा की स्थिति ज्यादा मजबूत है। राज्यसभा वित्त संबंध में इसकी स्थिति गौण है। इसको कम शक्तियां प्राप्त है राज्यसभा को। क्या है? अनुच्छेद 109
संविधान का अनुच्छेद 109 क्या कहता है कि जो वित्त विधेयक होगा या जो धन विधेयक होगा, वह धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा के पास धन विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में बहुत कम शक्ति प्रदान की गई है, कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। हम पीछे के अध्ययन कर चुके हैं कि सदन में रखा गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके संबंध में जांच कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसकी जांच कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। तो अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इस धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास बहुत कम शक्ति है। वो शक्ति क्या है सुने आप। क्या व्यवस्था की गई है कि धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा की स्वीकृति के बाद वह धन विधेयक राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। जिस दिन राज्यसभा को वो धन विधेयक प्राप्त हुआ है, उस दिन से लेके अगले 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को उस विधेयक को अपनी अनुमति देनी होगी। अब इसमें शर्तें क्या है? अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर अपनी अनुमति दे देते हैं, तब वो धन विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति हेतु जाएगा। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा किसी भी प्रकार का कोई वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती है, अपना कोई उसे स्वीकार नहीं करती है, तो 14 दिन के बाद में वह विधेयक राज्यसभा से अपने आप स्वीकृत मान लिया जाएगा। दूसरी शर्त क्या है कि अगर राज्यसभा उस धन विधेयक में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहती है, तो वह सुझाव लोकसभा के पास से भेज सकती है। कितने दिन के अंदर अंदर? 14 दिन के अंदर। उन सुझावों को स्वीकार करना या ना करना ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक के संबंध में दिए गए सुझावों को स्वीकार कर भी सकती है और स्वीकार नहीं भी कर सकती है। अगर स्वीकार करके वापस राज्यसभा के पास आता है और अगर उन सुझावों को न मान के भी अगर राज्यसभा के पास आता है, तब उसे 14 दिन के अंदर अंदर उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं करती है, तब वो राज्यसभा से धन विधेयक अपने आप स्वीकृत मान लिया जाएगा। तो ये थी लोकसभा राज्यसभा की वित्तीय शक्ति, जिसमें लोकसभा की स्थिति राज्यसभा की तुलना में ज्यादा मजबूत थी। अगली जो है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। भारत ने संसदीय व्यवस्था अपनाई है। संसदीय व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता है कि जो संघीय कार्यपालिका होगी, कौन होगी? संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का मतलब है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, राज्यसभा के प्रति नहीं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद या जो संघीय कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि इस मंत्रिपरिषद को बहुमत कहाँ प्राप्त हुआ है? लोकसभा में प्राप्त हुआ है। इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद या संघीय कार्यपालिका को विश्वास कहाँ प्राप्त हुआ है? लोकसभा में प्राप्त हुआ है। इसलिए ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे? लोकसभा के प्रति रहेंगे, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा का केवल इतना ही काम है कि वह केंद्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उन पर नियंत्रण कर सकती है, उनसे प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है और उन सदस्यों की क्या कर सकती है? मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनकी आलोचना कर सकती है। लेकिन ये ध्यान से सुने, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के संबंध में राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। कौन सा प्रस्ताव नहीं ला सकती? अविश्वास प्रस्ताव। क्यों नहीं ला सकती? पीछे की बातों में इसका जवाब है। राज्यसभा को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विश्वास मत कहाँ हासिल है? लोकसभा में हासिल है और वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है। लोकसभा में ही इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य तो केवल इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं या इनकी आलोचना कर सकते हैं। अगला निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये मिलकर राष्ट्रपति का चुना, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, निर्वाचन मंडल में शामिल है। अब निर्वाचित सदस्य, अगर लोकसभा की बात करें
तो लोकसभा में टोटल वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। 545 में से 543 तो क्या है? निर्वाचित, और 2 सदस्य कैसे हैं? मनोनीत। उसी प्रकार से अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245, जिसमें से 233 सदस्य तो क्या है? निर्वाचित, और 12 सदस्य क्या है? मनोनीत। ये तो निर्वाचित कैसे हैं? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, जनता द्वारा चुने हुए, जबकि ये भी निर्वाचित हैं, लेकिन ये जनता द्वारा चुने हुए नहीं है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। इसके संबंध में आगे चर्चा करेंगे। तो 12 सदस्य मनोनीत, दोनों ही जगह जो सदस्य मनोनीत हो रहे हैं, लोकसभा में 2 सदस्य जो आंध्र भारतीय समुदाय से संबंधित है, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो विज्ञान, कला, संस्कृति, खेल, इन क्षेत्रों में जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है, उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो इन सभी 2 और 12 ये जो मनोनीत सदस्य क्या है, इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा दोनों शामिल है, इसलिए 2 + 12 बराबर 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ये तो निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब क्या है, ये राज्यसभा के पास कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास ऐसी शक्ति नहीं। राज्यसभा जो है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का, इसीलिए उसका नाम राज्यसभा है। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं। राज्यसभा राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनी है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसका नाम क्या है? राज्यसभा। देश का जो संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष अधिकार राज्यसभा को दिए गए। वो विशेष अधिकार संविधान के 2 अनुच्छेदों में उल्लेखित है, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 क्या कहता है? ध्यान से सुने। अनुच्छेद 249 हम पढ़ चुके हैं कि केंद्र और राज्य जो है, संघीय व्यवस्थापिका और जो राज्य व्यवस्थापिका है, इनकी शक्तियों के बीच में विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के अधीन है। इन शक्तियों का वर्णन कहाँ मिलता है? संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन मिलता है। संघ सूची में संसद को अधिकार है और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार को अधिकार है या राज्य विधानमंडल को अधिकार है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को अधिकार देता है क्या? कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। जैसे ही राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होगा, तब उस विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाएगा? संसद के पास आ जाएगा। फिर से सुने, अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा अगर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसी के पास आएगा? संसद के पास। यह अधिकार केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास ऐसा अधिकार नहीं। अगला विशेष अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 क्या कहता है कि राज्यसभा ही संसद को यह अधिकार दे सकती है कि संसद या जो केंद्र सरकार है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, वह नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करे। अखिल भारतीय सेवाएं 3 है। अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, IAS, IPS और IFS, ये भारत की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्यसभा चाहे तो अनुच्छेद 312 के द्वारा संसद को ये अधिकार दे सकती है। आज की कक्षा में इतनी करेंगे। इसके संबंध में आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।